दूसरा पार्ट होता है इमोशंस, जिसको हम लोग 3 चीजें बताए ना, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य में आज के डेट में, क्योंकि इसमें बहुत ऐसा कंट्रोवर्शियल कुछ शब्द होते हैं ना कि मंच से उसको नहीं बोला जा सकता, सबके अलग विचारधारा होते हैं, सबके अलग अलग शब्द होते हैं। तो हम लोग एज ए चिकित्सक इसको शब्द आज के डेट में दिया गया है इमोशंस, गुड हार्मोन्स। ठीक है, तो इमोशंस किसी के साथ हो सकता है। एक माँ अपने बेटे को जब हक करती है तो उसके साथ इमोशनली जुड़ती है। एक बेटी जब इस स्ट्रेस में होती है और अपने माँ को हक करके रोती है तो उसका स्ट्रेस रिलीज होता है, इमोशंस होता है वो। गुरु जो अपने शिष्य को गले लगाता है तो उसमें इमोशनली जुड़ता है वो। तो हम लोग इसमें व्यवहारिक पक्ष में 2 घंटे का टाइम, स्पेशली जो मैरिड कपल्स होते हैं, जो मैरिड लाइफ में, उसको हम 2 घंटे का बोलते हैं। जो सिंगल हैं उनको 1 घंटे का टाइम। जैसे मान लो कि कोई बच्ची है तो उसको 2 घंटे का नहीं, उसको 1 घंटा बहुत है। थोड़ी सी माँ के साथ जुड़े, भाई बहन के साथ जुड़े, घर में बैठ करके थोड़ी सी बातें करे। इमोशनल अटैचमेंट बहुत जरूरी है, इसको हम बोलते हैं गुड हार्मोन्स। तो जहां भी ब्रह्मचर्य की बात होती है तो हम लोग शब्द यूज करेंगे गुड हार्मोन्स। ठीक है, गुड फीलिंग्स, गुड हार्मोन्स, इमोशंस। तो यदि कोई सिंगल है तो उसको 1 घंटे का टाइम, यदि वो मैरिड लाइफ में है तो 2 घंटे का टाइम। मतलब आपको अपनी पत्नी को, अर्धांगिनी होती है ना, उसका पत्नी का 12 घंटे अधिकार आपके ऊपर है। यदि हम घर की लक्ष्मी को खुश रखेंगे तो घर अपने आप शांत हो जाएगा। और शांत होने का रीजन ये भी है कि हम अपने घर की लक्ष्मी को इज्जत नहीं देते। तो 12 घंटे तो नहीं, लेकिन 2 घंटे तो दे सकते हैं ना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इमोशनल सपोर्ट। तो जो लोग मैरिड लाइफ में हैं, कम से कम 2 घंटे का टाइम परिवार के साथ। ठीक है, उसमें बच्चे भी हैं, बच्चों के साथ उनकी बात को सुनना, बैठना, वो करना। और ये चीजें आप अपने साधक को भी बोलेंगे। ठीक है, ये नहीं कि काम में इतना बिजी हो जाए कि उसकी फैमिली लाइफ खत्म हो जाए, नहीं करना। नहीं तो आजकल सेपरेशन भी, डिवोर्स भी यही रीजन होता है। क्योंकि इमोशंस, जो फीलिंग्स होती हैं, ये आप देखेंगे मैक्सिमम मेल्स में कम होते हैं, फीमेल्स में ज्यादा होते हैं ना। तो उस फीमेल्स का रिस्पेक्ट करना, आदर करना, इसलिए हमारे समाज में नारियों की पूजा की जाती है। जहां भी पूजा की गई है ना, हमेशा स्त्री प्रधानता को आप देखिए। गौ माँ को पूजा की जाती है, धरती माँ को पूजा की जाती है, माँ शब्द की पूजा होती है। कहीं भी पिता या इस तरह का कहीं नहीं आया है ना। तो उसके पीछे रीजन ही है कि उनका ऐसा नेचर बनाया गया, प्रकृति ने बनाया, कि वो हमेशा दूसरों के लिए ही समर्पित होती है। तो एक समाज के जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, चूंकि आपके ऊपर एक सामाजिक जिम्मेदारी है, आप उस सम्मान को देना भी है और सम्मान देने के लिए प्रेरित भी करना है। ठीक है, उसी इमोशंस में आता है कि बच्चे का टाइम, जैसे हम लोग बच्चों को टाइम देते हैं ना, हर इंसान को ये पता हो कि हमारा बच्चा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, शाम को कितने बजे फ्री होता तो घर आ जाए, घर आए। क्योंकि आप फैमिली के साथ टाइम देंगे तो बच्चे तो रहेंगे ही। तो बच्चों में कभी भी गलत हैबिट नहीं आएगी, उनके अंदर एंजाइटी नहीं होगी, उनके अंदर डिप्रेशन की भावना नहीं आएगी, उनके अंदर हीन भावना नहीं आएगी, उनके अंदर गलत ट्रैक पे जाने के रास्ते बंद हो जाएंगे। क्योंकि जब हम इमोशनली जुड़ेंगे तो बच्चा हमेशा जब भी जहां से भी फ्री होगा, वो सबसे पहले ये होगा कि नहीं, पापा मेरा घर में इंतजार कर रहे होंगे, मम्मी मेरे घर में इंतजार कर रहे होंगे। तो ये इमोशनल टाइम, 2 घंटे का टाइम, जो लोग मैरिड उसमें हैं, जो लोग सिंगल हैं उसके लिए 1 घंटे का टाइम पर्याप्त है। ठीक, अब इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, 6 से 7 घंटे की नींद, 1 घंटे का रूटीन, 1 घंटे का योग प्राणायाम, इंटरटेनमेंट 1 घंटे का टाइम, इमोशनल 2 घंटे का टाइम। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कितना आ रहा है? 12 घंटे, 11-12 घंटे। 6 से 7 घंटे यदि स्लीपिंग हैबिट में करेंगे, मीन्स यदि आप फैमिली लाइफ के साथ जुड़े हैं और आप काम कर रहे हैं तो आपका वर्किंग टाइम 11-12 घंटे का होना चाहिए। 12 घंटे, मैक्सिमम 13 घंटे भी चल जाएगा विषम परिस्थिति में, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका अप्लाइड क्या है? अप्लाइड ये है कि इसीलिए आप देखेंगे कि वेस्टर्न कंट्री में सबसे ज्यादा साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो रहे हैं,
क्योंकि वहां वर्किंग टाइम, ट्रेवलिंग टाइम इतना ज्यादा है कि वो 13 आवर्स 14 आवर्स से ज्यादा उनका हो ही नहीं सकता, उससे कम नहीं हो सकता। 13-14 आवर्स उनके वर्किंग टाइम में निकल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं लाइफ को मैनेज करते हैं। अब इसमें फीमेल का पार्ट एक अलग एक्स्ट्रा हो जाता है, किचन। ये तो हमने एक सामान्य मेल्स की हमने बात की, क्योंकि हमारे पुरुष प्रधान में हमने देखा है कि किचन में हम लोग सहयोग नहीं करते। तो जहां दोनों वर्किंग हो, यदि किचन काम में भी हम हाथ बटा लें, 2 से 3 घंटे लगेंगे किचन में। कितना भी आप जल्दबाजी करेंगे, सुबह का नाश्ता बनाना, दोपहर का भोजन बनाना, रात का डिनर बनाना, किचन को साफ करना, बर्तन धोना, तो इसमें 2 से 3 घंटे से कम नहीं लगता। तो यदि हम अपने पार्टनर को थोड़ा सा सहयोग कर लें, या सहयोग नहीं होता, आपके पास इतना बिजी टाइम है कि 11-12 घंटे का टाइम आपका वर्किंग टाइम ही है, तो फीमेल्स फुली जो फ्लैश फीमेल्स होंगी, जो वर्किंग भी हैं और साथ साथ घर भी संभाल रही हैं, तो उनको 3 घंटे टाइम किचन में लगेगा। तो यदि 3 घंटे टाइम हम इसमें ऐड कर दे, तो उनका जो वर्किंग टाइम 9 आवर्स का होता। तो जिस फीमेल्स का वर्किंग टाइम मोर देन 9 आवर्स होगा, वो कहीं ना कहीं लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करेंगे। और ये जो कॉम्प्रोमाइज का नेचर होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्ट्रेस को बढ़ाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे। मीन्स जो हम बैलेंस बनाने की बात करते हैं, शम दोषा शमाग्निशा शम धातु मल क्रिया की बात करते हैं, प्रसन्न आत्म इंद्रिय की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। और जब डिस्टर्ब होगा तो कहीं ना कहीं व्याधि के रूप में वो प्रेरित होता है। ठीक है, तो इस रूटीन एक्टिविटीज में सबसे पहले यही है कि हम दिनचर्या में अपना और अपने साथ साथ जो भी साधक हमारे साथ जुड़े हों, उनका एक डिसिप्लिन लाइफ हो। ठीक है, अब ये हो गया आपका रूटीन। अब भोजन की बात होती है, आहार हो गया, रूटीन हो गया ना। अब आहार का टाइम हमने बता दी, जो शाम को इवनिंग का टाइम 7:30-8 बजे तक मैक्सिमम, सूर्योदय के जो सूर्यास्त टाइम होता है वो सबसे बढ़िया होता है, उसी के आसपास थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो 7:30-8 बजे तक भोजन कर लें वो। ऐसे ही सुबह का नाश्ता कोशिश हो कि आप 7:30 से 8 के बीच में। ठीक, दोपहर का लंच 12:30 से 1 के बीच में। भोजन ये तो हो गया टाइम। दूसरा है कि कितना होना चाहिए, तो उसमें भी हमारे शास्त्र में वो है कि जितने हमारे कैपेसिटी है, कोशिश हो कि वो हाफ पार्ट ही भोजन को वो करें। उसका 1/4 पार्ट हम पानी के लिए रखते हैं, 1/4 पार्ट छोड़ देते हैं एयर के लिए फ्री। इसमें भी अलग अलग मत होते हैं। तो आप कभी भी भरपेट भोजन नहीं करना। जितनी आपकी पेट की कैपेसिटी है, कोशिश करिए कि हाफ उसको करिए। जैसे लगता है कि आधा भर गया तो आप छोड़ दीजिए, आधा पार्ट उस लिक्विड के लिए रखिए, कुछ लिक्विड डाइट हो, कुछ पानी हो, बीच बीच में लेते रहिए। आधा पार्ट छोड़ दीजिए, 1/4 पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया भोजन का टाइम और मात्रा। दूसरा है जो चर्चा करते हैं अलग अलग पर्सनैलिटीज के अनुसार अलग तरह की भोजन की व्यवस्था, तो वो एक चिकित्सा का पार्ट होता है। वो जब किसी को व्यक्तिगत कुछ पूछना होगा उसमें हम वो करेंगे। ठीक है, तो काल और मात्रा ये हो गया, आहार हो गया, निद्रा वाला पार्ट है, ब्रह्मचर्य इमोशंस का पार्ट हो गया। अब ये हो गया कि यदि किसी भी इंसान के व्यक्तिगत उसके रूटीन को, फूड हैबिट्स को, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य को हमने ठीक कर दी, तो उसकी लाइफ वो स्वस्थ व्यक्ति रहेगा। मतलब यदि वो हेल्दी है तो उसके हेल्थ मेंटेन रहेंगे। हमने कहीं भी अभी चिकित्सा की बात नहीं की, कहीं हमने व्याधि की बात नहीं की। यदि इसमें कहीं भी कोई डिस्टरबेंस होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो वो व्याधि के रूप में उत्पन्न होता है। और जब व्याधि के रूप में उत्पन्न होता है तो उसकी चिकित्सा भी ऐसे ही करी जाएंगी कि सबसे पहले उसके लाइफ को डिसिप्लिन बनाना, और जो दोष धातु मल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब है उसको हम बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, उसकी चिकित्सा करते हैं। अब हमारे यहाँ चिकित्सा, अपने यहाँ चिकित्सा सिद्धांत, पहले पतंजलि जब था, जब वेलनेस का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो हम लोग चिकित्सा 4 बेसिक सिद्धांत पे करते थे। ठीक है, कोई भी व्यक्ति आए तो उसका फर्स्ट होता है कि इसके शरीर की शुद्धि कर दो, शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि कर दो। तो हम पंचकर्मा करा लेते थे, षटकर्मा करा लेते थे, क्योंकि शारीरिक मानसिक शुद्धि से उसके दोष बैलेंस हो जाते हैं। वो
अपने स्थान में आ जाते हैं। शुद्धि का मतलब ही होता है कि जो दोष अपने स्थान से विमार्ग गमित हो गया है, दूसरे मार्ग में चला गया है, तो विमार्ग गमित दोष को अपने स्थान में ले आना, क्योंकि हर दोष की अपना एक स्थान है। ठीक है, जैसे आप ही लोग घूम घूम के आप काम कर रहे हैं, आज वहां गए वहां गए, शरीर थकता है तो कुछ एनर्जी डाउन होता है, जैसे ही आप घर आके रिफ्रेशमेंट हो जाता है, क्योंकि वो एक स्थान है। ठीक है, तो ऐसे ही दोष का एक स्थान है, उस दोष के अपने कर्म है, तो वो दोष जैसे ही अपने स्थान से दूसरे स्थान में चला जाएगा, उसको हम लोग आयुर्वेद के शब्द में बोलते हैं विमार्ग गमन। विमार्ग गमन मतलब अपने मार्ग से भटक जाना। तो जो विमार्ग गमित दोष हो गया है, उसको अपने स्थान में ले आने के लिए हम शोधन चिकित्सा करते हैं। जो पंचकर्मा का कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है। विमार्ग गमित दोष को स्व स्थान में ले आना, ये पंचकर्म का सिद्धांत है। और पंचकर्मा में हम दो तरह की शुद्धि करते हैं, काया शुद्धि और शिर शुद्धि। तो कभी भी यदि हम, जिसे आप लोग बताए ना कि कुछ चिकित्सा का पार्ट होता है, कोई जरूरी नहीं कि सब उस चीज को, जिसे पंचकर्मा जैसे ही करेंगे तो हो सकता है पूछ दे भाई पंचकर्म है क्या, 5 कौन से कर्म है, फिर आप एक चीज को आप बताना मुश्किल हो जाएगा, उसका मोड ऑफ एक्शन पूछ देंगे। तो आप क्या कहेंगे कि जो पंचकर्म है वो शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि का एक प्रोसीजर है, ऐसा प्रोसीजर जिससे हम शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि करेंगे। तो जब आपकी शारीरिक शुद्धि मानसिक शुद्धि हो जाएगी, तो जो दोष होंगे अपने स्थान में आ जाएंगे, उसके बाद औषधि देकर के उसको हम साम्यावस्था में ले आते हैं। ठीक है, तो 2 पार्ट हो गया, शोधन और शमन। तो यदि दोष डिसबैलेंस है, यदि स्वस्थान में ही है, तो उसी समय आप थोड़ा सा आहार विहार आप सही कर देंगे, अपने साम्यावस्था में स्थापित हो जाएगा। लेकिन यदि दोष विमार्ग गमित हो गया, एक गंभीर बीमारी के रूप में डेवलप हो गया, तो उसको स्वस्थान में, दोष को स्वस्थान में ले आने के लिए हम शोधन चिकित्सा करते हैं। तो पहले जो हमारा पतंजलि का कॉन्सेप्ट था, यही था कि सबसे पहले जैसे ही मरीज आते थे उसको हम शोधन करा देते थे। शोधन के भी 2 स्टेप हो गए थे, हमारे यहाँ पंचकर्म वाला पार्ट हो गया था, षटकर्मा का पार्ट होता था। आप लोग योग से जुड़े हैं तो षटकर्मा का पता ही है। ठीक है, तो उससे हम उसकी शारीरिक और मानसिक दोष को स्वस्थान में स्थापित कर देते थे। उसके साथ साथ इन बिटवीन जैसे ही पेशेंट यहाँ आता था शोधन के लिए, हम उसकी काउंसलिंग करते थे। काउंसलिंग का उद्देश्य था उसके व्याधि के कारण को जानना, क्योंकि जो भी व्याधि होती है ना, उसका निदान होता है। निदान मीन्स इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, उसका कारक, कुछ कारक होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो डेवलप हुआ है। वो शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। मेडिकल साइंस में उसको पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं, और जो आयुर्वेद में उसको संप्राप्ति बोलते हैं। तो जो कारक है उस बिटवीन जैसे वो पेशेंट आता था, उसको हम काउंसलिंग से उसको जानने की कोशिश करते हैं कि इसके बीमारी का कारण क्या है। पारिवारिक कारण है, आर्थिक कारण है, व्यवहारिक कारण है, कुछ और कारण है। ठीक है, तो 6-7 दिन उसको टाइम मिल जाता है। 6-7 दिन में चिकित्सक को टाइम मिल जाता है उसके व्याधि के कारण को समझना। और जब व्याधि का, क्योंकि व्याधि सिम्टम्स तो बहुत होते हैं, लेकिन हर व्याधि का कोई 1 या 2 ही कारण मिलेगा, जो रूट, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि आयुर्वेद रूट पे काम करता है। लेकिन रूट को ट्रेस करना हमारा उद्देश्य है। जब हम रूट को हमने ट्रेस कर लिया, उसके अकॉर्डिंग औषधि दे देते थे। तो औषधि को हम सबसे लास्ट में रखते थे। जो पतंजलि का उद्देश्य कभी भी व्यवसाय नहीं रहा है, कभी भी नहीं रहा है। स्वामी जी का उद्देश्य कभी भी व्यवसाय नहीं रहा है। हमारा उद्देश्य औषधि को सबसे लास्ट में हम रखते थे। तो सबसे पहले मरीज को हम शोधन करते थे, शारीरिक शुद्धि मानसिक शुद्धि। इसके साथ साथ प्राणायाम करवाते थे। 4-5 दिन जो उसका टाइम ड्यूरेशन था, इन बिटवीन उसके व्याधि के कारण को समझने की कोशिश करते, जिसको हम लोग काउंसलिंग बोलते हैं। और लास्ट में जैसे ही काउंसलिंग से उसकी व्याधि को पकड़ लेते थे, ट्रेस हो जाता था कि इसका ये कारण है, उसके अनुसार उसको कुछ औषधि दे देते थे। तो ये कॉन्सेप्ट था पहले। अब वेलनेस आया है, वेलनेस का कॉन्सेप्ट आया है। अब इसमें जो हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या आती थी, मानसिक दोष के जो रोगी होते थे, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं कि हर व्याधि के पीछे मानस दोष सबसे ज्यादा वो हो रहा है। तो हमने
वेलनेस का कॉन्सेप्ट ले आया। वेलनेस का कॉन्सेप्ट होता है रिहेबिलिटेशन, मीन्स उस मरीज को रिहेबिलिटेट करना, उसके जीवन शैली को डिसिप्लिन बना देना, जो अभी हमने डिसिप्लिन लाइफ बोली 24 घंटे वाली। अब वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट पे आया, रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का कॉन्सेप्ट में हम लोग नॉर्मली 5 बेसिक चीजें रखते हैं। पहला है पूजा, ठीक है। पूजा मतलब कर्म, हम लोग गीता को मानने वाले हैं ना, कर्म प्रधान, ठीक है। तो पूजा मतलब कि डिसिप्लिन लाइफ, जो हमने 24 घंटे की बात की। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही यहाँ पेशेंट आते हैं ना, उनके लाइफ को हम डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करते हैं। सोने का उठने का टाइम फिक्स कर देते हैं, ब्रेकफास्ट फिक्स कर देते हैं, लंच फिक्स कर देते हैं, डिनर फिक्स हो जाता है, थोड़ी सी काउंसलिंग की जाती है, उसको जानने की कोशिश करी जाती है, हवन करवाते हैं, मतलब उसके लाइफ को डिसिप्लिन बनाना। तो ये होता है पूजा। और ये ऐसा शब्द है कि कहीं भी इसमें रिलीजियस शब्द नहीं आएगा, क्योंकि प्रेयर हर रिलीजियस में है। आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि आप हिंदुइज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, आप क्रिश्चियन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप मुस्लिम को, क्योंकि प्रेयर सब में। तो एज ए चिकित्सक, एज ए योग प्रचारक, एज ए योगी, आपको यह भी ध्यान रखना कि आपके ऊपर कोई लांछन न लगा दे, क्योंकि हम सबके लिए काम कर रहे हैं, हर धर्म के लिए काम कर रहे हैं, कहीं भी कंट्रोवर्शियल नहीं है। हम प्रेयर की बात करते हैं, प्रेयर हर धर्म में है, और प्रेयर का मीनिंग ही यही है कि पवित्र मन से आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाइए। तो फर्स्ट हमारा रोल वेलनेस का यही है कॉन्सेप्ट, प्रेयर, पूजा। प्रेयर मीन्स डिसिप्लिन लाइफ, ठीक है। उसमें प्रेयर का भी ये रोल है। उसमें हम लोग जो, जैसे हमने शब्द यूज किया ना 1 घंटे का रूटीन, तो नहाने के बाद हम प्रार्थना तो करते ही हैं, कोई ईश्वर की भी करता है, कोई अल्लाह की भी करता है, प्रेयर तो सब करते हैं। मीन्स आपने ईश्वर की सत्ता को एक्सेप्ट कर ली। कर्म हम करते हैं, ईश्वर, गीता, हम लोग गीता को फॉलोवर है ना, कर्म हमारे हाथ में है, कर्म हम करेंगे, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए रिजल्ट की चिंता नहीं करो। रिजल्ट आप भगवान के ऊपर छोड़ दो, रिजल्ट आप अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, रिजल्ट आप वाहेगुरु के ऊपर छोड़ दो। अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, इस भाव के साथ, इस ध्येय के साथ हम कर्म करते हैं, ठीक है। तो पतंजलि का फर्स्ट वेलनेस का क्या हुआ कि लाइफ को डिसिप्लिन बनाना, पूजा, पूजा को हम इंपॉर्टेंस देते हैं। वर्क इज वर्शिप बोला जाता है ना, कर्म ही पूजा है। दूसरा है जप, चैंटिंग। आपने देखा होगा ये भी हर रिलीजियस में है, हिंदू भी करते हैं, बौद्ध भी करते हैं, जैन भी करते हैं, सिख भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, हर धर्म में चैंटिंग का है, माला जपते हैं वो। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि हाउ टू मेक आवर माइंड कंसंट्रेट, मस्तिष्क को कैसे स्थिर रखा जाए, क्योंकि हमारी माइंड इतना मल्टी डायरेक्शनल हो रहा है कि वो एंजाइटी को बढ़ाता है वो। तो फिर मानसिक व्याधि होगी, जब एंजाइटी होगा तो एसिड सिक्रेशन बढ़ेगा, एसिड सिक्रेशन बढ़ेगा तो आईबीएस के फीचर्स बढ़ेंगे, एसिड रिफ्लेक्सेस होगा तो आपके हाइपरटेंशन होंगे, एंजाइटी होगी तो नींद नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। तो दूसरा हमारा उद्देश्य क्या है? चैंटिंग। आपने देखा हो ना, माला लेकर के स्वामी जी बोलते हैं थोड़ा सा चैंटिंग करो, ध्यान लगाओ। तो उसका मतलब है कि हाउ टू मेक आवर माइंड कंसंट्रेट, मस्तिष्क को कैसे स्थिर रखा जाए, ठीक है। तो इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है, ध्यान लगाते हैं ना आप, योग करते करते आप थोड़ा सा ध्यान लगा लेते हैं, ध्यान के साथ योग करते हैं। तो ये चीजें आपको अपने पेशेंट को भी वो करना, जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको बताना कि आपको फायदा तभी होगा जब आप इस ध्येय के साथ आप करेंगे। पूजा हो गया, जप हो गया, तप। तप का मतलब इसमें भी अलग अलग है। तप का मतलब जो हम लोग साइंटिफिक वैज्ञानिक उसमें लेते हैं, विषम परिस्थिति में अपने आप को एडॉप्ट करना, ठीक है। यदि लाइफ में सहन शक्ति जिसको बोलते हैं ना, मतलब आपके लाइफ में यदि कुछ विषम परिस्थिति भी आ जाए तो आप दिग्भ्रमित ना हो। तो उसकी शुरुआत हम नेचुरल तरीके से कराते हैं।
जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ लंघन कराते हैं, है ना लंघन। कुछ लोग गाली देते हैं, स्वामी जी तो भूखे मार देते हैं। हमारा उद्देश्य भूखे मारना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको एक तपस्वी के रूप में डेवलप करना, तप को डेवलप करना। आप लोगों में से कुछ किसी को बुलाए, लवराज जी ने बुला दिया, लवदेव जी ने बुला दिया, कहाँ में फंसा दिया होता है ना। तो इसका जो उद्देश्य यही है कि आपके अंदर एक तप भाव आए कि यदि जीवन में कुछ विषम परिस्थिति आए तो आप दिग्भ्रमित न हो, मेंटली इतना स्ट्रांग बन जाए। ठीक है, तो चाहे लंघन की प्रक्रिया हो, सुबह उठने की प्रक्रिया हो, एक साथ 2 घंटे 2.5 घंटे बैठने की प्रक्रिया हो, ये सारा पार्ट एक तप का पार्ट होता है। ठीक है, बारिश हो रही है, आप थोड़ा सा भीगो, तुरंत छतरी मत लगा दिए, भीगने दीजिए। तेज धूप हो रहा है, आप धूप में थोड़ा सा जाइए। ये आपके शरीर को जितना आप तपाएंगे, आपके अंदर एक सहन शक्ति आएगी। यदि आपके जीवन में विषम परिस्थिति आती है तो आप कभी भी दिग्भ्रमित नहीं होंगे, आपका मन कभी भी उदास नहीं होगा। ठीक है, तो उसको साइंटिफिकली हम कराते हैं तप। तो कितने हो गए? पूजा, जप, तप। चौथा है होम। होम मतलब हवन। हवन कराते हैं ना वेलनेस में, आप लोग भी कराते हैं हवन। उसका क्या उद्देश्य है? यज्ञ। अलग अलग तो है ही, वही वातावरण की शुद्धि करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, एंटीवायरस प्रॉपर्टी होता है। जो आयुर्वेद का पार्ट, जो नॉर्मली साइंटिफिकली उसको देखा गया है कि हवन का मतलब होता है कि हाउ टू मेक सोशलाइज्ड। कोई कभी देखेंगे कि जब हमारे अंदर रोग आ जाता है तो हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, किसी से मिलते नहीं, किसी से बात नहीं करते, डिप्रेशन में होते हैं वो, स्पेशली साइकेटिक पेशेंट। ठीक है, समाज उसको हीन भावना से देखता है। तो हवन का है, कभी भी हवन आप देखिए, कभी भी कोई अकेले हवन नहीं करता, 4 लोग मिल जाते हैं ना। घर में भी हम शुरू करते हैं, कम से कम अड़ोसी पड़ोसी आ जाते हैं, घर के 4 मेंबर आ जाते हैं। इसका मतलब कि इसी बहाने 4 लोग रहेंगे तो कम से कम आपस में बात होगी, उसकी बात को सुनेंगे, हो सकता है वो अपने मन की बात को बोले। तो हवन का मतलब है कि हाउ टू मेक सोशल कम्युनिकेशन। तो आप अपने पेशेंट को या आप अपने साथ जुड़े हुए जो भी साधक हैं उनको आप सोशलाइज्ड बनाइए, उनको आइसोलेट मत होने दीजिए। ठीक है, तो ये हवन का है। कोई भी हम चीज करते हैं ना तो 4 लोगों को बुला लेते हैं, उसका यही है। यहां भी हवन कराया जाता है तो उसके पीछे कई रीजन है। एक तो वातावरण की शुद्धि है ही, अलग अलग औषधियां उसमें डाली जाती हैं, वो व्याधि के ऊपर तो डायरेक्ट इफेक्ट होता है, लेकिन उसका पीछे सबसे जो जिसको हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि वो सोशल कम्युनिकेशन होता है, वो 4 लोगों के बीच होती है, 4 लोगों से बातें होती हैं। तो इसका सबसे ज्यादा जो फायदा मिलता है साइकेटिक पेशेंट में। ठीक है, डिजीज वाले में तो मिलेगा, डिजीज वाले में तो साइंटिफिकली कराते हैं, अलग अलग औषधियों से कराते हैं ना। कैंसर वाले को अलग कर्केष्टी कराते हैं, मानस दोष वाले को अलग मेधेष्टि यज्ञ कराते हैं, अलग अलग व्याधि वाइज है। लेकिन उसका जो डायरेक्ट साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि जब हम 4 लोगों के बीच होंगे तो जो साइकेटिक पेशेंट होगा उसको सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। ठीक है, तो पूजा, जप, तप, होम और आचार। आचार मतलब आचरण, जो मन का कर्म है कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना, इसका विचार होना चाहिए। हमारे लिए सही क्या है, हमारे लिए गलत क्या है। तो सही गलत का डिसीजन कैसे करेंगे, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, उसका डिसीजन कैसे करेंगे। तो जब भी ये चीजें हों, आप हमेशा 3 पैरामीटर पे उस चीज को सेल्फ क्वेश्चनिंग करना। जो मैं काम करने जा रहा हूं वो आपके लिए नुकसानदेह तो नहीं है, आपको नुकसान तो नहीं कर रहा है। जो आप काम करने जा रहे हैं आपके परिवार को तो नुकसान नहीं दे रहा है। जो आप काम करने जा रहे हैं उससे जिस समाज में आप हैं उस समाज को तो कोई नुकसान नहीं है। यदि तीनों को कोई नुकसान नहीं है तो आप उस काम को कर सकते हैं, करना नहीं करना वो आपका डिसीजन, वो बुद्धि का डिसीजन होता है ना। मतलब ये हो गया कि यदि 3 को नुकसान नहीं हो रहा है, आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, आपके परिवार का कोई नुकसान नहीं हो रहा है,
और आपके वातावरण को कोई नुकसान, वातावरण मतलब जहां आप हैं आसपास, उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, मीन्स आप उस काम को कर सकते हैं, तो इसको आचरण। तो ये जितने हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर या वेलनेस का ये कॉन्सेप्ट है, तो ये हो गया कि पेशेंट को रिहेबिलिटेट कराना। इस रिहेबिलिटेशन के पीछे जो नॉर्मली जो हम लोग वो करते हैं कि ये काम कैसे करता है, तो क्योंकि ये साइंटिफिकली उसको एसेस तो नहीं कर सकते इसको, तो जिसको हम लोग बोलते हैं, दो शब्द होता है, एक सब्जेक्टिव पैरामीटर होता है, एक ऑब्जेक्टिव पैरामीटर होता है। तो सब्जेक्टिव पैरामीटर होता है कि आपका कंप्लेन है और आपको फायदा हुआ, आपने बोल दिया कि मेरा सिर दर्द था, आप ठीक हो गया। अब हम, लेकिन उसका कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम एसेस करें कि आपका सिर दर्द कितना था और कितना कम हो गया। ठीक है, आपको नींद नहीं आ रही थी और अब आनी शुरू हो गई, तो कोई पैरामीटर नहीं है, तो इसको सब्जेक्टिव पैरामीटर में बोलते हैं कि जो आपने अपने आप को चेंजेस ले आए और सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट हुआ। अब साइंटिफिक के लिए, वैज्ञानिकों के लिए एक चैलेंज ये भी है कि नहीं, इसको ऑब्जेक्टिव पैरामीटर पे भी एसेस करा जाए। तो ये सारे प्रोसीजर्स कराने का जो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर होता है, गुड हार्मोन्स। तो हमारे गुड हार्मोन सीक्रेट कहाँ से होते हैं? मस्तिष्क से होते हैं। इसलिए मन को, जो मन का स्थान दो जगह माना गया है, हमारे आचार्यों ने माना है, एक हृदय और एक मस्तिष्क। ठीक है, नॉर्मली छोटे छोटे लैंग्वेज में बोल देते ना, दिल टूट गया, मतलब दिल टूटता नहीं, लेकिन वो हमारे आचार्यों ने एक स्थान माना है। यदि व्यथित हुआ तो मतलब आपका जो गुड हार्मोन है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। कुछ आचार्यों ने मस्तिष्क को बोल दिया, मस्तिष्क को साइंटिफिक उसमें मान लिया गया कि जो मस्तिष्क के हमारे न्यूरोट्रांसमीटर, जो हमारे न्यूरॉन्स होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स को सीक्रेट कराते हैं, वो गुड हार्मोन्स के रूप में। वो गुड हार्मोन्स, 4 गुड हार्मोन्स होते हैं। फर्स्ट वन सीरोटोनिन, लिख लीजिए, आपके उसमें आएगा। फर्स्ट वन इज सीरोटोनिन, सेकेंड वन ऑक्सीटोसिन, फर्स्ट वन इज सीरोटोनिन, सीरोटोनिन, सेकेंड वन इज ऑक्सीटोसिन, थर्ड वन इज एंडोर्फिन, and fourth one is dopamine, dopamine,